हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले क्लास 10 संस्कृत का दूसरा चैप्टर, यानी कि दूसरा चैप्टर आपका क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में इसमें कहा गया। और पहला चैप्टर हम आपको मंगलम के बारे में बताए हुए थे। यानी पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना का वैभव, यानी विकास किस प्रकार हुआ। देख लीजिए क्या कह रहा है। इसका हम यहां से अब जो है सो परिचय शुरू करेंगे और ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम एक एक पंक्ति का हिंदी भी आपको बताने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर भी आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा। क्या कह रहा है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका मतलब क्या है, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सदैव महत्वपूर्ण रही है। उसके बाद क्या कर रहा है, अस्य इतिहासा साद्र सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिता वर्तते। कहता है इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना है, यानी 2500, 2500 यानी 2500 साल पुराना है। किसका इतिहास? पटना का इतिहास। अब जरा देख लीजिए, अब जरा कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षम। कहता है यह धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी आप जाइएगा तो पटना में आपको हर चीज मिलेगा जो क्या होता है, लोगों को अपने ओर आकृष्ट करता है। क्या करता है? आकृष्ट करता है। आगे फिर चल देखिए क्या कर रहा है आगे। अब क्या कर रहा है, कहता है वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनी स्वायान हुएनसोंग इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम सौ सौ संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। क्या कर रहा है कि मेगास्थनी स्वायान हुएनसोंग और इत्सिंग जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। यानी अपने जो बुक लिखा है नहीं, ये सब जैसे मेगास्थनी जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा, उसमें पाटना का एकदम वर्णन किया हुआ है, मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कहता है इस पाठ में पाटलिपुत्र की महिमा का सामान्य परिचय है। किस पाठ में? पाटलिपुत्र वैभवम में। अब आगे देखिए फिर क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम गंगा नद्या निवसतीम अद्भुतम महानगरम अभवत। अब कहता है प्राचीन भारतीय शहरों में से एक पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, अद्भुत महानगर बन गया है। यानी कि हर चीज से सुशोभित है। और पूछे पटना मतलब जैसे नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि बताइए पटना जैसो किन नदियों के संगम में बसा हुआ है, तो आप लिखेंगे गंगा, पुनपुन और सोन नदी आप लिखेंगे। आगे चलिए हम देखते हैं फिर क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि तस् विषये दामोदर गुप्त कवि स्वस कूटनीमतायाम काव्यम लिखितवान अस्ति। कहता कवि दामोदर गुप्त ने अपनी कूटनीमाता में उनके बारे में एक कविता लिखी है। किसके बारे में? पटना के बारे में। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब क्या कर रहा है, अस्ति मही तलतिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूतपुरम पुरंदस स्थानम। कहता है पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। यानी पटना जैसो एक तरह से देवभूमि का रूप बना हुआ है। जरा और ध्यान देंगे आगे क्या कर रहा है। अब आगे कह रहा है इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थिता आसीत्। कहता इतिहास बताता है कि बुद्ध के समय में पाटलिग्राम गंगा तट पर स्थित था। तट का माने होता है दोस्त किनारा। क्या होता है? किनारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पर। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। कहता ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध की कई बार मुलाकात हुई
थी। आगे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है तेन कथितमासीत यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस जलपुरस चौभयात सर्वदा क्रांता भविष्यति। अब देख लीजिए बुद्ध क्या कहते हैं, उन्होंने उससे कहा कि यह गांव एक महान शहर बन जाएगा, लेकिन वह हमेशा संघर्ष, आग और बाढ़ से पीड़ित रहेगा। कौन कहे थे? बुद्ध कहे थे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कालांतरेण पाटलिग्रामा एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, कहता बाद में पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपका अगला फिर क्या कर रहा है स्टेंजा, कह रहा है यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो अति उत्कृष्टा आदिति। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान शहर सुंदर और अच्छी तरह से संरक्षित था, यानी बहुत ज्यादा विकास भी किया था। अब कह रहा है यूनान राजदूता मेगास्थनीजा स्वयं स्व संसारेषु निरूपयति। कह रहा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में इसका वर्णन किया है। मेगास्थनीज कहां का रहने वाला था जी? यूनान का। इसने इंडिका नामक पुस्तक में पटना का वर्णन किया है। ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब कह रहा है अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। कहता है अशोक के शासन काल में इस शहर का वैभव खूब फला फूला। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो आप जानते करते हैं साफ सुंदर था, लेकिन अशोक के समय में उससे भी ज्यादा विकसित किया गया। कौन? पाटलिपुत्र यानी पटना शहर। आप देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है राजशेखरा काव्य शिक्षाया प्रमुखा ग्रंथे काव्य मीमांसा ग्रंथे आदर पूर्वकम स्मरणम करोति यत् पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा चिरकालात् प्रचलिता आसीत्। कह रहा है क्या? काव्य शिक्षा, काव्य यानी कविता, शिक्षा पर एक प्रमुख कीर्ति काव्य मीमांसा में राजशेखर, यानी आपसे पूछ दे काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? तो राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। याद रखना है, राजशेखर श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं कि पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा लंबे समय से प्रचलन में थी। यानी एक तरह से कहिए तो पाटलिपुत्र यानी पटना जो है सरस्वती का कुल गृह भी है। आज भी वहां देख लीजिए बड़े उच्च स्तर पर पढ़ाई का काम वहां आज भी जारी है। अब कह रहा है अत्रोप वर्ष वर्षा विहि पाणिनि पिंगलानि विहि व्याधि वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मुजुगु। कह रहा है कि यहाँ बरसात के मौसम में, यहाँ गुलाबी हाथों में, यहाँ जंगल में पतंजलि ने यहाँ अपने उत्कृष्ट स्वाद का परीक्षण किया और प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी। अब कह रहा है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर बताया गया है। पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर बताया गया है। कहता कुछ प्राचीन पुराण में ये बात लिखा हुआ था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुम उत्पादनम भवति अस्मो। कहता है इससे पता चलता है कि शहर के निकट फूल प्रचुर मात्रा में उगते थे, यानी शहर के आसपास कहीं जैसो फूल का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता था। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे कहता है पाटल पुष्प संरचनादापि पाटलिपुत्रीति नाम
निष्पन्नम, कहता है इससे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह कमल के फूल जैसा दिखता है। पटना किसके कौन फूल के जैसा दिखता है? कमल के फूल जैसा दिखता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। गुप्त वंश शासन काले शरद ऋतु कुमोदी उत्सव अतीव लोकप्रिय है आसित, कहता है गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान शरद काल में कुमोदी उत्सव शहर में बहुत लोकप्रिय था। जैसे अपना दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, उसी प्रकार कुमोदी महोत्सव जैसो वहां पर मनाया जाता था। और आपसे कोई पूछ दे कुमोदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में गुप्त के शासनकाल में मनाया जाता था। याद रखना है आपको ये बात। कहता उपस्थित सर्वे अति प्रसन्न आसन, कहता है उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे। अब कहता अद दुर्गा पूजा अवसरे अपि एतादृश समारोह दृश्यते, कहता आज दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ ऐसा ही समारोह देखने को मिलता है जैसे कुमोदी महोत्सव में आपको देखने को मिलता था। वो गुप्त शासन के समय में ऐसा होता था। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है आपका। हाँ देखिए अब क्या कर रहा है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णामम भूत। अब क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। कहता हालांकि समय चक्र के कारण मध्य युग में पाटलिपुत्र, समय चक्र के कारण मध्य युग में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्षावस्था में रहा, यानी विकास की अवस्था में रहा। आगे देखिए क्या कर रहा है। तस् संकेताने केसु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, करा इसका संकेत मुद्रा राक्षस जैसे कई साहित्य ग्रंथों में पाया जाता है। अब कह रहा है मुगल वंश काले अस्य नगरस समुद्धारो जाता, कहता है मुगल वंश के दौरान शहर का जीर्णोद्धार किया गया था, यानी विकास के लिए आगे। आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्रस सूत्राम विकासो जाता, कहता है ब्रिटिश शासन काल के दौरान पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ था क्योंकि ये केंद्र बना हुआ था। और आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि मध्य युगे तत् नगरम पटना इति नामना प्रसिद्धम अभवत्, कहता मध्य युग में यह शहर पटना के नाम से जाने जाना लगा। अब कह रहा है अयम शब्दा नगर शब्दात निष्पन्न, कहता यह शब्द शहर शब्द से बना है। ठीक है ना, नगर जो है सो शब्द शहर शब्द से बना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है नगर रक्षिका देवी अद्यापि पाटन देवी इति पूज्यते, कहता है शहर की रक्षा करने वाली देवी को आज भी पाटन देवी रूप में पूजा करते हैं। कहां में? पाटलिपुत्र में। कहां में? पाटलिपुत्र में। और देखिए क्या कहता है संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति, कहता है आज पाटलिपुत्र बहुत बड़ा और बिहार की राजधानी बनी हुई है। आज बिहार की राजधानी कोई पूछे कहाँ है तो पटना है। कहाँ है? तो पटना है। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी की वजह से परेशानी हो रही है। अब आगे देखिए कहता है अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, कहता है शहर का हर दिन विस्तार हो रहा है। दिन ब दिन पाटलिपुत्र यानी पटना बढ़ ही रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। आज आप देखेंगे तो और ज्यादा ही विकास किया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है अस्यो उत्तरास्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, कहता है गंगा इसके उत्तरी भाग में बहती है। पटना के किस भाग में गंगा नदी बहती है? उत्तरी भाग में। ध्यान रखना है आप लोगों को भी। कहता है तस्या ऊपरी गंगा सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलियान सेतुरपि निर्मीनियामो वर्तते, कहता है एशिया का किसका? एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी ब्रिज भी निर्माणाधीन है, जो रेल पुल के लिए निर्माणाधीन है। और गंगा का गांधी सेतु पुल एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेलवे पुल है। ठीक है ना।
अब देखिए क्या कर रहा है, नगरे अस्मिन् उत्कृष्टा संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिका अवशेषा महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय शांति। कहता है इस शहर में एक उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक पार्क, जैविक उद्यान, मौर्य अवशेष और महावीर मंदिर भी है। कभी आप पटना अगर जाएंगे इन सभी चीजों को आप देख पाएंगे और इन सभी चीज को आप देख करके वहां पर बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। प्राचीन समय की बात को आप जान भी पाएंगे कि कहां क्या चीज था। आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरु द्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहता है प्राचीन पटना का सिख धार्मिक स्थल गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। आपसे कोई पूछेगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म स्थान कहां था, तो पटना था। उनका जन्म स्थान कहां था, तो पटना था। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि तत्र देशस्यास तीर्थयात्रीनाम दर्शनार्थमायन्ति। कहता है देश भर से तीर्थयात्री वहां तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, घूमने के लिए पटना नगर आते हैं। और क्या कर रहा है आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। कहता है इस प्रकार पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना गौरव बरकरार रखा है। आज पटना को देख लीजिए, हर क्षेत्र में आगे है। संग्रहालय में सब कुछ संकलित रूप में देखा जा सकता है। संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम बोला जाता है और वह प्राचीन काल की जो भी चीजें हैं वो सब चीज आप वहां पर पा सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या है। कहता है पर्यटन मानचित्रे नर्मिदम महत्वपूर्णम। कहता है पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। कौन नगर, पटना नगर। आप घूमने के लिए जाइएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। ये आपका जो भी दोस्तों था आपका संस्कृत का बुक के बीच से मैंने उसका हिंदी अर्थ कर दिया है। अब आपको बारी बारी से उसका प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं, तो गौर कीजिएगा। आप कॉपी कलम लेकर के लिख भी सकते हैं। कहता है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। हम आपको बता ही दिए थे क्या क्या था। आंसर हो जाएगा संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान। जैविक उद्यान का मतलब क्या होता है जी, जिसको चिड़ियाघर भी बोलते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान है आदि पटना के मुख्य पर्यटन आकर्षण है। आप वहां घूम सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। इसका आंसर है पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूल के नाम से बना है, जिसका उल्लेख गुड़िया की रचना में मिलता है। पाटलिग्राम ही बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना लगा और कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको ये बात तो पहले ही बता दिए थे, कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है सिखों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पटना, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दे। अभी ही आपको कुछ देर पहले ही बताए थे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। कहता है इसका आंसर होगा पटना सिखों का पूजा स्थल है, यानी पूजनीय स्थल है, या 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, या स्थान गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह थे। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन सा नाम वर्णित है। आंसर होगा प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र मिलता है, प्राचीन नाम हुआ। अब देखिए 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। कहता है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ये बात भी आप जान सकते हैं, ठीक है ना।
कहता है उत्तर इसका होगा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी के नगरों में सर्वोत्तम है, यहाँ विद्वान लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है, इसे सरस्वती का घर भी कहा जाता है। ठीक है ना, हम आपको पहले बताए थे सरस्वती कुलगृहम लिखा हुआ था, यानी पटना को सरस्वती का भी कुलगृह कहा जाता था। अभी देख लीजिए अगला प्रश्न छठा क्या कर रहा है आपका। छठा प्रश्न कह रहा है कौन कौन सी विदेशी यात्री पटना आए थे। पटना आए थे पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। कहता है मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग तथा सिंह आदि विदेशी यात्री पटना आए हुए थे और ये सभी जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भी आए हुए थे। देखिए आगे क्या कह रहा है अब। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पाटलिपुत्र किस प्रकार का शहर था। यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर देना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ यानी उत्कृष्ट थी या एक खूबसूरत शहर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव अधिक समृद्ध हो गया था यानी और बढ़ गया था। अब आठवां प्रश्न आपका देख लीजिए क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न है आपका पाटलिपुत्र के प्राचीन उत्सव का वर्णन करें। आपको पहले पढ़ाए थे कौमुदी उत्सव के बारे में, जरा देख लीजिए। कहता है शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में कौमुदी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी हर्ष से यानी खुशी से भर गए। गुप्त वंश के शासनकाल में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। जिस प्रकार आजकल दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहेंगे। और नवा प्रश्न अब हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखा था ना, जरा देख लीजिए। कहता है राजशेखर ने अपने काव्य में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था और आज भी है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहीं से पाणिनि, पिंगल, व्यारी, वररुचि, पतंजलि को प्रसिद्धि मिली थी और यहीं से वो सब बहुत आगे भी बढ़े थे। 10वां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के बारे में लेखक का क्या विचार है। आंसर होगा प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती की ननिहाल थी अर्थात शिक्षा का केंद्र थी। कवि राजशेखर के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्यारी, वररुचि, पतंजलि आदि ने यही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इससे पता चलता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि आज भी वो महान केंद्र है। आप 11वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। हम आपको बताए थे और अभी भी बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है भगवान बुद्ध प्राचीन काल में कई बार पाटली गांव आए थे। कहां आए थे? पाटली गांव आए थे और यहां आकर उन्होंने इस गांव का महत्व बढ़ा दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे और महत्व बढ़ा दिया था। और उन्होंने यह भी कहा कि यह एक दिन गांव नहीं महानगर बन जाएगा, लेकिन यह शहर आग, पानी और कला से हमेशा डरता रहेगा, टेंशन में रहेगा। इस प्रकार की बात गौतम बुद्ध ने वहां पर कहे थे। अब 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न कह रहा है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। देख लीजिए कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में पाटलिग्राम में मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के काल में होता था और उस वक्त सभी लोग खुशी में डूबे हुए होते थे, जैसे कि अपने यहाँ सरस्वती पूजा मनाया जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार ये मनाया जाता था। ये अब देख लीजिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पाटन के वैभव का 5 वाक्यों में वर्णन करे अथवा पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। यानी तीनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न रहे तो उसका उत्तर यही देना है। जरा देख लीजिए, लिखा है पाटलिपुत्र वैभवम नामक ग्रंथ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है। आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थानों को ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की सुंदरता एवं रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हो गई। यहीं से पाणिनि, पिंगल, व्यारी, वररुचि, पतंजलि आदि महान कवियों और विद्वानों को प्रसिद्धि मिली। और
यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक पार्क, तारामंडल, प्राचीन अवशेष आदि दर्शनीय स्थल हैं। आपको यही सब बात यहाँ पर लिखना है। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, यानी कि उसका जो है सो सुंदरता किस प्रकार था। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ आए विदेशी यूनानी लोगों ने अपने संस्मरणों में यहाँ की कई उत्कृष्ट संपत्तियों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का काल यहाँ की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध थी। कवि राजशेखर ने अपनी कीर्ति काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वररुचि, पतंजलि आदि महान कवियों और विद्वानों को यहीं से प्रसिद्धि मिली। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। आप भी जानते होंगे पाटलिपुत्र नगर किस नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपको अगला भी चैप्टर इसी तरह से मिलता जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।